हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 13वीं सदी के आखिर में जब यूरोप के अक्सर मुल्क गुर्बत, जंगों और सियासी बेचैनी का शिकार थे, तो उस वक्त अफ्रीका के मगरबी हिस्से में एक ऐसी सल्तनत मौजूद थी जिसके पास सोना इतना ज्यादा था कि दुनिया उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी। ये थी माली एम्पायर और इस सल्तनत का सबसे मशहूर बादशाह था मानसा मूसा। मानसा मूसा को रिसेंट तारीख का सबसे अमीर इंसान भी माना जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मानसा मूसा की दौलत को आज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी मालियत 400 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन बात यह है कि इसकी असल दौलत का कभी सही अंदाजा लगाया ही नहीं जा सका, क्योंकि मानसा मूसा के पास दुनिया के सबसे बड़े सोने के जखायर मौजूद थे। लेकिन ये आदमी असल में था कौन, आइए जानते हैं। दोस्तों, मानसा मूसा का असल नाम मूसा कीटा था। इसकी पैदाइश 1280 के करीब माली एम्पायर में हुई थी। मानसा मूसा का ताल्लुक कीटा डायनेस्टी से था, जिसने माली एम्पायर की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, उस जमाने में माली एम्पायर सिर्फ एक मुल्क नहीं था। इस एम्पायर में आज के कई अफ्रीकन मुल्कों के हिस्से आते थे, जैसा कि माली, सेनेगाल, गिनी, नाइजर और बुर्किना फासो वगैरह के बड़े हिस्से शामिल थे। ये इलाका सोना, नमक और तिजारत की वजह से दुनिया का सबसे अमीर इलाका माना जाता था। दोस्तों, ये साल था 1312 का, जब माली एम्पायर के बादशाह ने एक अजीब फैसला किया। इसका यकीन था कि अटलांटिक ओशियन की दूसरी तरफ कोई नई जमीन मौजूद है, इसीलिए इसने हजारों बहरी जहाजों का बेड़ा तैयार किया और समंदर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन माली का ये बादशाह कभी लौट कर नहीं आया। उस वक्त मानसा मूसा इसका डिप्टी था। बादशाह के ना लौटने की वजह से अब मानसा मूसा ने खुद को माली एम्पायर का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। इसका नाम मूसा था, लेकिन इसको मानसा का खिताब मिला था। इसका मतलब था बादशाहों का बादशाह। दोस्तों, माली एम्पायर उस वक्त दुनिया के तकरीबन आधे सोने की पैदावार पर कब्जा रखती थी। सोने की कानों के अलावा नमक की कानें, आइवरी, कॉपर, तिजारती रास्ते, ये सब माली एम्पायर यानी मानसा मूसा के कंट्रोल में थे। उस वक्त सोना सिर्फ जेवर नहीं होता था, बल्कि सोना ही दुनिया की करेंसी थी। जिसके पास सोना था वही ताकतवर था, और सबसे ज्यादा सोना मानसा मूसा के पास था। दोस्तों, कहते हैं कि मानसा मूसा सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि ये तालीम और इंसाफ को भी बहुत अहमियत देता था। अपनी दौरे हुकूमत में इसने मसाजिद बनवाई, मदारिस कायम किए, यूनिवर्सिटीज और लाइब्रेरीज बनवाई, काजियों का निज़ाम मजबूत किया। ये माली एम्पायर के हर शहर में इल्म को फरोग देता था। दोस्तों, 1324 में मानसा मूसा ने फैसला किया कि ये हज करने जाएगा, लेकिन ये वाकया भी काफी अलग है। ये तारीख के सबसे महंगे सफरों में से एक बन गया था। मानसा मूसा के काफले में तकरीबन 60,000 लोग शामिल थे। इनमें 12,000 गुलाम थे। इन तमाम गुलामों ने शानदार कपड़े पहने होते थे, यमनी सिल्क के बने हुए कपड़े। इन गुलामों ने अपने हाथों में 2 किलो तक का सोना उठाया होता था। इस काफले में हजारों सिपाही, दरबारी, ताजिर और उलमा भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस काफले में तकरीबन 100 ऊंट सिर्फ सोना लेकर जा रहे थे, और हर ऊंट पर करीबन 130 किलोग्राम सोना लदा हुआ था। जब ये काफला चलता तो मीलों दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आते थे। दोस्तों, मानसा मूसा माली से निकलकर सहारा डेजर्ट में दाखिल हुआ। वहां से मिस्र के शहर कायरो पहुंचा और फिर मक्का तक पहुंचा। हर शहर के लोग इस अजीब व गरीब काफले को देखने जमा हो जाते थे। इन लोगों ने पहले कभी इतनी शान व शौकत नहीं देखी थी। ये भी कहते हैं कि इस सफर के दौरान हर जुम्मे के दिन मानसा मूसा एक मस्जिद तामीर करवाता था। कहते हैं कि जब मानसा मूसा कायरो पहुंचा तो इसने गरीबों, ताजरों और उलमा में इतना सोना तकसीम किया था कि लोग हैरान रह गए थे। हर तरफ सोने के सिक्के, सोने की ईंटें और कीमती तोहफे बांटे जा रहे थे। ये भी कहा जाता है कि मानसा मूसा जब मिस्र के शहर कायरो पहुंचा तो इसकी मुलाकात वहां के सुल्तान अल नासिर मोहम्मद से हुई। सुल्तान चाहता था कि मानसा मूसा इसको झुककर सलाम करे, लेकिन मानसा मूसा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
इसका कहना था कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकता हूँ। बाद में इन दोनों की मुलाकात बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। सुल्तान ने मानसा मूसा को कई तोहफे भी दिए थे। मानसा मूसा कायरो में 3 महीनों तक रहा था और फिर ये वहां से हज के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अजीब बात हुई। असल में उस वक्त मानसा मूसा की वजह से मिस्र में इतना ज्यादा सोना मार्केट में अचानक आ गया था कि सोने की कीमत ही गिर गई। मिस्र में सोने की वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि मिस्र की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। इस असर को ठीक होने में तकरीबन 10 से 12 साल लग गए थे। ये तारीख के चंद वाकयात में से एक है जब एक ही शख्स की दौलत ने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को मुतासिर कर दिया था। बहरहाल हज का ये सफर मानसा मूसा की जिंदगी का सबसे अहम सफर साबित हुआ। हज के बाद मानसा मूसा ने फैसला किया कि ये माली को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इल्म का मरकज भी बनाएगा। इसने मिस्र और अरब के इलाकों से इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, उलमा और कैलीग्राफर्स वगैरह को दावत देना शुरू कर दी और इसीलिए उस वक्त माली का मशहूर शहर टिम्बकटू इल्म और तिजारत का मरकज बन गया था। हजारों तलबा दुनिया भर से यहाँ तालीम हासिल करने आते थे। मानसा मूसा का मानना था कि इल्म सोने से भी ज्यादा कीमती है। दोस्तों, मानसा मूसा ने तकरीबन ईयर 1337 तक हुकूमत की थी। इसके इंतकाल की तारीख मुख्तलिफ रिवायतों में मुख्तलिफ मिलती है, लेकिन आम तौर पर 1337 को ही इसके इंतकाल का साल माना जाता है। इसके बाद इसके वारिसों ने माली एम्पायर की हुकूमत संभाल ली थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माली एम्पायर कमजोर होती गई। आज अफ्रीका का ये मुल्क एक गरीब मुल्क बन चुका है। इस मुल्क की दुनिया में लोएस्ट एवरेज इनकम्स में से एक है। माली की आधी आबादी आज शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। आप सोचें कि कभी दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक, जिस मुल्क का बादशाह सोना तकसीम करता था, वो मुल्क और आज दूसरे अफ्रीकन ममालिक भी जो माली एम्पायर का हिस्सा थे, ये सब आज कैसे गरीब मुल्क कहलाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह करप्शन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना है। बहरहाल दोस्तों, मानसा मूसा की दौलत का असल हिसाब लगाना नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ नकदी दौलत का मालिक नहीं था, बल्कि सोने की कानों, तिजारती रास्तों और वसी जमीनों पर इसका कब्जा था। जैसा कि मैंने कहा कि आज अफ्रीका के ये इलाके शदीद गुर्बत का शिकार हैं, जहां कभी मानसा मूसा जैसा आदमी रहता था।